तो आज के इस शंका समाधान सत्र में मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। अनित कुमार गौराई बोलपुर वेस्ट बंगाल के हैं, आईसीएसई कैरिकुलम में पढ़ रहे हैं और उनका कहना है कि few days ago I was going through my chemistry textbook and found this statement: elements with n by p ratio 1.5 and above are radioactive. ऐसा उन्होंने वहाँ पे पढ़ा, n by p अगर 1.5 से बड़ा हो या 1.5 हो तो वो रेडियोएक्टिव होते हैं। अब इनका अपना प्रश्न है कि बट फॉर C14 आइसोटोप ऑफ कार्बन it is invalid as n by p ratio is only 1.33. C14 कार्बन 14, कार्बन है तो 6 प्रोटॉन होंगे और टोटल 14 है तो 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो जो रेशियो है n by p, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो है 8/6, जो कि 1.33 है, 1.5 से कम है। तो ये इनको समझ नहीं आ रहा और इसके लिए इन्होंने कुछ पढ़ाई की और ये कहते हैं कि I also got familiar with nuclear forces through a few short form YouTube videos. The concept stands to be when the n by p ratio is more than 1.5, the nuclear force is just not enough to counter the electronic repulsion due to protons or to hold the nucleus. यानी अगर n by p 1.5 या उससे बड़ा हो जाए तो YouTube वीडियोस जो इन्होंने देखे हैं उसके अनुसार वो अनस्टेबल हो जाता है, वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो रिपल्शन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रिसिटी दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसके कारण से वो ज़्यादा हो जाता है और जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन का फोर्स है वो उसको संभाल नहीं पाता और न्यूक्लियस को स्टेबल नहीं कर पाता है। तो ये इनका प्रश्न है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेने की है कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन्स का रेशियो अगर आप बढ़ाएंगे तो आप न्यूक्लियर अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, रिपल्शन को नहीं बढ़ाएंगे। अगर हमारे पास में एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर्स हैं ये दोनों काम कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, और रिपल्शन भी कर रहे हैं, कूलम्ब रिपल्शन। लेकिन जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो अगर बड़ा न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस और ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन ये बहुत दूर है, ये कूलम्ब का फोर्स लगा सकते हैं, ये रिपल्शन कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वो अट्रैक्शन यहाँ नहीं होगा क्योंकि इनका डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस है जिसमें मान लो 150 ये है न्यूक्लियॉन्स है और 80 प्रोटॉन है, 90 प्रोटॉन है, 85 प्रोटॉन है, 95 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन उससे भी ज़्यादा है, 1.5 टाइम्स वगैरह टाइप के, इतना बड़ा न्यूक्लियस है। तो दूर दूर वाले प्रोटॉन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं लगाते हैं, केवल कूलम्ब रिपल्शन लगाते हैं। नज़दीक नज़दीक वाले जो होते हैं वो कूलम्ब रिपल्शन तो लगाते हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्शन लगाते हैं। न्यूट्रॉन्स अगर हम इसमें डालते हैं, न्यूट्रॉन्स डालते हैं तो उनकी भी यही कहानी है, उनकी भी यही कहानी है। जो दूर दूर वाले न्यूट्रॉन्स होंगे ये आपस में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो दूर दूर है, और कूलम्ब का तो वो सवाल ही नहीं है, उसको तो चार्ज ही नहीं है, तो ये कुछ ना करेंगे। लेकिन आपने एक यहाँ न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया तो इसके बगल में एक प्रोटॉन है, इसके बगल में एक न्यूट्रॉन है, इससे और इनसे इन सब से न्यूक्लियर अट्रैक्शन का फोर्सेस बढ़ रहा है। आप न्यूट्रॉन डाल रहे हो एक्स्ट्रा तो आप न्यूट्रॉन के साथ पेयर्स बढ़ा रहे हो। न्यूट्रॉन्स के साथ या तो आप प्रोटॉन का पेयर बढ़ा रहे हो या तो न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन का पेयर बढ़ा रहे हो। दोनों हालत में न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन नहीं बढ़ रहा। Putting no more neutrons, आप हमेशा इसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे अगर आप ज़्यादा न्यूट्रॉन्स रखेंगे। इसके कारण से
ये कूलम्ब रिपल्शन और न्यूक्लियर अट्रैक्शन का जो मामला है, इसके कारण से अगर आप सोचोगे तो पुटिंग मोर न्यूट्रॉन्स विल लीड टू मोर स्टेबिलिटी। लेकिन मामला इतना सिंपल है नहीं। हेवी न्यूक्लियस में ये बात सही है कि हेवी न्यूक्लियस होता है तो N/P का रेशियो काफी बड़ा हो जाता है। छोटे न्यूक्लियस में 1 के बराबर होता है करीब करीब। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो 1 के अराउंड होता है। लेकिन बड़े न्यूक्लियस में अगर आप देखोगे, गोल्ड में देखोगे, सिल्वर में देखोगे, यूरेनियम में देखोगे, प्लैटिनम में देखोगे, तो आपको न्यूट्रॉन्स ज़्यादा दिखेंगे। इसलिए ज़्यादा दिखेंगे कि वो स्टेबल बना रहे हैं उसको, अनस्टेबल नहीं बना रहे हैं, वो स्टेबल बना रहे हैं उसको, इसीलिए वो ज़्यादा है वहाँ पर। और ये जो कहते हैं कि भारी वाले सब जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन होते तो हैं, हमें दिखते तो हैं। उनका अगर लाइफ टाइम मिलियन ईयर्स में हो, 10 लाख साल, 20 लाख साल, 50 लाख साल, तो स्टेबल ही जैसे हुए ना। और वो स्टेबिलिटी इन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स के कारण से ही आती है। तो एक तो सबसे पहले इस बात को समझ लें अच्छी तरीके से, ये कूलम्ब रिपल्शन वर्सेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, अगर सिर्फ इतने को सोचोगे तो मोर न्यूट्रॉन्स विल लीड टू मोर स्टेबिलिटी। अब हम मूल सवाल पे आते हैं कि इसके अलावा और क्या चीज़ है जो ऑपरेट कर रही है, जो कि कार्बन 14 के समय में ज़्यादा इफेक्टिव हो गई, डोमिनेंट हो गई। तो अब यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे न्यूक्लियस जो है और उसके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, हम मिलाकर तो न्यूक्लियॉन कहते हैं, वो सभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हैं। आपने एटम में इलेक्ट्रॉन्स का जब पढ़ते हैं हम लोग, उस समय में आपने ये प्रिंसिपल जरूर सुना होगा कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्टेट होता है, अपनी एक अवस्था होती है, और वो अवस्था हम लोग, ये हम एटम की बात कर रहे हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे। N, L, Ml, Ms, ये मिलाकर के हम कहते हैं कि एक स्टेट डिफाइन हो गया। N का वैल्यू बता दिया, L का बता दिया, Ml का बता दिया, Ms का बता दिया, एक क्वांटम स्टेट होगा। इनके वैल्यूज बदल दोगे कुछ तो दूसरा क्वांटम स्टेट, तीसरा क्वांटम स्टेट आएगा। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि एक क्वांटम स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या तो नहीं ही रहे, और रहे तो एक रहे। एक क्वांटम स्टेट में एक से ज्यादा नहीं रह सकता। फिर हम लोग जब इसमें एनर्जी की बात करते हैं तो हम बताते हैं, अच्छा इस क्वांटम स्टेट की इतनी एनर्जी, इस क्वांटम स्टेट की इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी के ऊपर इतने सारे क्वांटम स्टेट्स हैं। n=1 है तो 2 क्वांटम स्टेट हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। n=2 है तो 8 क्वांटम स्टेट्स हैं तो वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये सब हम लोग बातें करते हैं एनर्जी और क्वांटम स्टेट्स का रिश्ता। जो हमारा ये न्यूक्लियर का है, उसमें हमारे पास 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, एक न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, और ये दोनों ही अलग अलग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हैं। और इनका जो एनर्जी लेवल और क्वांटम स्टेट्स का मामला है, वो ऐसा नहीं है कि एक ही क्वांटम स्टेट, एक ही एनर्जी पर ढेर सारे क्वांटम स्टेट्स हैं, ऐसा नहीं होता, साधारण है। तो इनके लिए हम ऐसे एनर्जी लेवल बनाते हैं। देखो ये सब अलग अलग, एक एक क्वांटम स्टेट अलग अलग बना दें। यहाँ एक क्वांटम स्टेट है इतनी एनर्जी, यहाँ एक क्वांटम स्टेट है इतनी एनर्जी, यहाँ इतनी एनर्जी। तो ये सब अलग अलग क्वांटम स्टेट्स हैं और अलग अलग एनर्जी है। तो ये सब प्रोटॉन्स के लिए है मान लो, और यही कहानी न्यूट्रॉन के लिए है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फर्क नहीं करते, खाली वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में फर्क आ जाता है, न्यूट्रॉन का अपना और प्रोटॉन का अपना। तो ऐसे ऐसे भरेंगे। अब आप चलो मान लो आप कार्बन है, 6 आपके प्रोटॉन आने हैं, कहाँ जाएंगे? एक यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा, 5वां यहाँ जाएगा, छठा यहाँ जाएगा। मिनिमम एनर्जी रखना है। मोस्ट स्टेबल तब होता है जब मिनिमम एनर्जी रखते हैं। तो नीचे से भरते हैं, आउट बाउ प्रिंसिपल बोलते थे ना अपने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में। तो ये प्रोटॉन, फिर ये क्वांटम स्टेट आया तो एक और प्रोटॉन, ये आया तो एक और प्रोटॉन, ऐसे ऐसे करके गए।
अब अगर 6 न्यूट्रॉन हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो यहाँ जाएंगे, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। ये मेरा बन गया, ये क्या बन गया? ये न्यूट्रॉन की कहानी है और ये प्रोटॉन की कहानी है। ये हमारा बन गया 12 कार्बन। अभी ये 12 कार्बन बना हुआ है ये। अब चलो 14 कार्बन किसी तरह बना दिया हमने, कहीं से 14 कार्बन बन के आ गया, तो अब क्या हो गया? अब 8 इसमें न्यूट्रॉन हो गए। अब इसमें 8 न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन अभी भी 6 है, तो ये प्रोटॉन तो यहीं तक रहेंगे और 6 न्यूट्रॉन हो गए। 7वां न्यूट्रॉन कहाँ जाएगा? 7वां न्यूट्रॉन को यहाँ जाना पड़ेगा और 8वें को यहाँ जाना पड़ेगा। अब आप टोटल एनर्जी जोड़ो, सबकी मिला के टोटल एनर्जी, तो ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी ऐसे जोड़ो सारे यहाँ तक, फिर उसी में आगे जोड़ो ये और ये है कार्बन 14 न्यूक्लियस की एनर्जी। लेकिन अगर इस कार्बन 14 का एक न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन बदल करके प्रोटॉन बन जाए और एक नए इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो जाए और एक न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी बन जाए, अगर ऐसा हो जाए, जिसको बीटा डीके कहते हैं, और ये जो पार्टिकल है उसको बीटा माइनस पार्टिकल ऐसा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं और ये बीटा डीके कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन बन जाए तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इस न्यूट्रॉन का मतलब प्रोटॉन बन गया, ये न्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन बन गया, तो ये प्रोटॉन जो नया बनेगा वो कहाँ जा सकता है? ये जगह खाली है, देखो, ये यहाँ आएगा, प्रोटॉन बन के ये यहाँ आएगा। अब आप टोटल एनर्जी को देखो, यहां तक सब मामला ठीक था, ये एनर्जी थी और अब ये पार्टिकल इस क्वांटम स्टेट में आ गया, एनर्जी घट गई है। तो अगर इसमें से एक जो ये न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन बन जाए, 6 का 7 हो जाए तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, 7 यहाँ, ये 14 और 7 यहाँ, 14 ये रहेगा, इसी तरह से रहेगा, और प्लस ये बीटा पार्टिकल बनेगा और प्लस ये एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। ये ऐसा डिके हो जाए तो आपकी एनर्जी घट रही है। तो अगर नीचे की एनर्जी, कम एनर्जी अवेलेबल हो तो फिर हायर एनर्जी के स्टेट में ज़्यादा देर तक वो पार्टिकल रहता नहीं है, तो नीचे की एनर्जी पे आता है, वही उसका स्टेबल ठिकाना वहीं पर है। तो इस कारण से इसका और इसका जब आप तुलना करोगे, दिस इज मोर स्टेबल, इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए ये डिके होता है। इसके डिके होने में कूलम रिपल्शन का और न्यूक्लियर अट्रैक्शन का, उनकी आपस में जो बैलेंसिंग है, उनका कोई रोल नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।